गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता और आज हम आपका नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो है एनर्जी रिसोर्सेस या ऊर्जा संसाधन। आपको पता है जैसा कि ऊर्जा संसाधनों का वर्तमान में काफ़ी महत्व है ना, क्योंकि किसी भी देश की प्रगति जो है वो ऊर्जा के संसाधनों पर ही निर्भर करती है ना। क्योंकि यह क्या है, ऊर्जा जो है वो जीवन और क्रियाशीलता का आधार है पृथ्वी पर। इसके अलावा कोई दूसरी चीज ऐसी नहीं है जिसके बिना हम कोई भी काम कर सकें। आज भी देखिए, आप विश्व के सभी देशों में सबसे अधिक जो आयात किया जाता है वो ऊर्जा का ही होता है। किसी भी देश की जीडीपी का 50 से 60% का आयात जो होता है वो जीडीपी में ऊर्जा का ही होता है, चाहे वो पेट्रोलियम के रूप में हो, चाहे वो खनिज तेल के रूप में हो, चाहे वो कोयले के रूप में हो, चाहे वो जल विद्युत या प्राकृतिक गैस के रूप में कुछ भी हो। तो इन सभी का ऊर्जा की संसाधनों की दृष्टि से काफी महत्व है। परंतु अब क्या है, वर्तमान समय में जो है ऊर्जा के संसाधनों पर अब कुछ और अनुप्रयोग किए जा रहे हैं, जिनके आधार पर हम नवीनीकरण ऊर्जा के नवीकरण ऊर्जा के जो क्षेत्र हैं उनको भी हम विकसित करने पर लगे हुए। जैसे क्या है नवीकरणीय, जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी हो गया है ना, और इसके अलावा आपका जैविक ऊर्जा हो गया है ना, भूतापीय ऊर्जा हो गया, ज्वालीय ऊर्जा हो गया है ना, वायु ऊर्जा हो गया, विंड पावर कहते हैं इसको। तो कई सारे रिसोर्सेस हैं जिससे हम ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो भारत में देखिए ऊर्जा संसाधनों का पर्याप्त महत्व है और भारत सरकार भी जो है ऊर्जा परिदृश्य पर सबसे अधिक ध्यान जो है देती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आयात की मद होती है वो ऊर्जा के आयात में ही व्यय की जाती है। जैसे खनिज तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई है ना, तो कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जल विद्युत हो गया, कोयला हो गया है ना। देखिए तो सबसे पहले इसमें कई सारे ऊर्जा संसाधन हैं और आपको पता है कि हमारे देश में जो है ऊर्जा संसाधनों की काफी कमी है। केवल कोयला वगैरह छोड़ दे तो पेट्रोलियम उत्पाद वगैरह भी ये सब हम बाहर से, या प्राकृतिक गैस वगैरह हम बाहर से आयात करते हैं और इसमें बड़ी मात्रा में जो है देश का धन जो है विदेशों में जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में हम उनको धनराशि देनी पड़ती है, क्योंकि इसके उपयोग के लिए हमें पैसा तो देना ही पड़ेगा है ना। तो ये देखिए ये भारत का ऊर्जा परिदृश्य है ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो आपका है वो है कोयला। तो आपको मालूम है, देखिए कोयला जो है कार्बनी फर्स्ट युग में आज से 14.5 करोड़ साल पहले निर्मित हुआ था। उस समय क्या हुआ था कि जो वनस्पतियां थी वो दब गई और वो कोयले में तब्दील हो गई है ना। देखिए ये सारे के सारे जितने भी कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, ये सब हाइड्रोकार्बन के रूप हैं। किसके? हाइड्रोकार्बन के। क्योंकि इन सभी में हाइड्रोजन और कार्बन का परसेंट काफी अधिक होता है, इसलिए इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। इसके अलावा भी इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के भी कुछ तत्व मिलते हैं, परंतु मेन मुख्य इनमें जो क्या होता है वो हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनको हम हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए सबसे पहला कोयला है ना, तो कोयला भी क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। और देखिए इसका प्रयोग जो है वो सभी प्रकार से किया जाता है, प्रकाश के लिए भी किया जाता है और एनर्जी या ऊर्जा के लिए भी किया जाता है, विद्युत बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे ताप विद्युत बनाई जाती है, जैसे जल विद्युत होती है तो जल विद्युत जल से बनाई जाती है, परंतु जो ताप विद्युत होती है, थर्मल एनर्जी कहते हैं उसको, वो हमारी इससे ही, कोयले से ही बनाई जाती है। देखिए भारत में जो है वो कोयला 2 प्रकार का मिलता है, विश्व में भी इस 2 प्रकार का कोयला मिलता है। एक तो वो होता है जो स्वयं स्थान मिलता है, यानी कि क्या है, वनस्पतियां अपने स्थान पर दब गई और दबने के बाद वो कोयले में बदल गई, एक तो ये प्रकार हो गया। दूसरा होता है कि जो जल के शक्तियों द्वारा बहा करके किसी स्थान पर वनस्पतियों को एकत्रित कर दिया जाता है, फिर धीरे धीरे वो दबती रहती है ना, और उनसे क्या है कोयले का निर्माण होता है। तो भारत में जो है वो जल परिवहन द्वारा अन्यत्र जमा करने वाले जो कोयला है वही सबसे ज्यादा पाया। भारत की जो नदियां घाटियां हैं कोयला अधिकांश वहीं मिलता है। नदी घाटियों में कोयला क्यों मिलता है? क्योंकि ये जितनी वनस्पतियां थी उनको बहा करके नदियों में लाया गया और धीरे धीरे परत दर परत क्या है वनस्पतियां दबती रही घाटियों में और बाद में उनमें कोयले में तब्दील हो गई। जैसे वर्धा नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी में क्या कोयला निकाला जाता है। तो ये घाटियों में जो कोयला मिल रहा है नदियों में, उनका यही कारण है। देखिए भारत में जो कोयला पाया जाता है वो मुख्यतः 4 प्रकार का होता है।
मुख्यतः 4 प्रकार का है, विश्व में भी 4 प्रकार का ही कोयला पाया जाता है। सबसे पहले जिस कोयले का निर्माण होता है उसको हम कहते हैं पीट कोयला, है ना, पीट कोयला। देखिए ये कोयले का निकृष्टतम रूप है और काफी धुएं के साथ ये जलता है। ये कुछ पीले से रंग पे भूरेपन का होता है और इसमें कार्बन का प्रतिशत जो है 35 से 40% के बीच होता है। ये कोयले का सबसे निकृष्टतम या सबसे बैड रूप है, सबसे बेकार फॉर्म है पीट कोयले। इसके बाद पीट से लिग्नाइट में रूपांतरण होता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस में होता है, फिर बिटुमिनस से एंथ्रासाइट होता है, परंतु उसमें लाखों वर्ष लगते हैं जिसमें कोयले का रूपांतरण होता है। आपको तो पता ही है जो हीरा है वो भी क्या है, कार्बन का एक अपरूप है जो कोयले से ही बनता है ना, परंतु वो करोड़ों साल में तैयार होता है। तो देखिए सबसे पहला क्या है पीट कोयला, इसके बाद फिर लिग्नाइट है जिसमें कार्बन का परसेंटेज जो होता है वो 40 से 55% के बीच होता है। कार्बन के परसेंट के आधार पर ही हम जो है कोयले को विभाजित करते हैं, क्योंकि जिसमें जितना अधिक कार्बन का प्रतिशत होगा वो कोयला उतना ही बढ़िया क्वालिटी का माना जाएगा। जैसे आपका बिटुमिनस में 55 से 80% है, वो एंथ्रासाइट में जो है 80 से 95% जो कोयले का प्रतिशत पाया जाता है। देखिए भारत में अधिकांश जो कोयला पाया जाता है वो 98 से 99% बिटुमिनस किस्म का ही कोयला पाया जाता है ना। केवल 1% से भी कम जो है वो एंथ्रासाइट कोयला है और लिग्नाइट कोयला है ना। तो देखिए ये है भारत का कोयला, है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए भारत में जो कोयला है ये मुख्यतः जो है 2 भूवैज्ञानिक कालों में निर्मित हुआ है, 2 जियोलॉजिकल टाइम पीरियड्स में इसका निर्माण हुआ है। तो पहला था, एक था गोंडवाना कोयला, है ना, और दूसरा था टर्शियरी कोयला, है ना। तो गोंडवाना काल के जो कोयले में जो है निर्माण हुआ था तो वो काफी समय पहले हुआ था और लगभग देश के लगभग 98% जो कोयला है, देश का 90% जो कोयला है वो गोंडवाना शिलाओं में ही पाया जाता है, या गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही या गोंडवाना क्रम के क्षेत्रों में ही ये कोयला निकाला जाता है। और इसके अंतर्गत भारत के 113 कोयला क्षेत्र आते हैं और देश का 98% से ज्यादा कोयला, 98% से ज्यादा कोयला केवल गोंडवाना क्रम की शैलों में मिलता है ना। यानी गोंडवाना क्रम के कोयले का ही जो है योगदान इसमें माना जाता है ना। और ये सब गोंडवाना बेसिन कहाँ फैले हुए हैं, आपके झारखंड में फैले हुए हैं, ओडिशा में फैले हुए हैं, सोन नदी घाटी है जैसे, है ना, और दामोदर घाटी है झारखंड पश्चिम बंगाल, ब्राह्मणी नर्मदा इंद्रावती है, पेंच है, कन्हन घाटियों में, है ना। ये तो ये देखिए जो कोयला जो है जो पाया जाता है कई संस्थाओं में मिलता है। संस्था मतलब होता है लेयर्स, परतें, संस्था, है ना। देखिए विश्व का सबसे जो मोटा संस्था है वो चीन में मिलता है, क्योंकि चीन जो विश्व में कोयले का नंबर 1 उत्पादक है, फर्स्ट पहले स्थान पर चीन का ही स्थान आता है। और वहां पर भी 2 प्रांत हैं, शांसी और शेंसी, जिनमें कोयले की विश्व की सबसे मोटी परतें मिलती हैं। लगभग 120 मीटर मोटी जो है कोयले की परतें वहां पर मिलती हैं ना। जबकि भारत में जो कोयले का सबसे मोटा संस्करण मिलता है वो कौन सा है, भारत में सबसे मोटा जो कोयले का संस्तर है वो कलगली संस्तर है, जो 36.6 मीटर मोटा है, 36 मीटर मोटा है करीबन, है ना। तो ये कोयले का संस्तर है। तो देखिए भारत में जो 2 प्रकार की कोयला मिलता है, एक गोंडवाना क्रम का कोयला, एक टर्शियरी क्रम का कोयला जो बाद में बना था। टर्शियरी क्रम के कोयले के अंतर्गत आता है आपका लिग्नाइट और पीट कोयला आता है जो घटिया किस्म का है, क्योंकि ये जो टर्शियरी काल है आज से 5 से 6 करोड़ साल पहले रहा था। तो इसमें ये ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगा है अभी। तो ये कोयला जो है कोयले का निकृष्टतम रूप है। हाँ ये कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है ना। तो जैसे लिग्नाइट जो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, राजस्थान में, तमिलनाडु में जो लिग्नाइट नेवेली कॉर्पोरेशन जो है ना वो इसका निष्कर्षण करती है वहां पर तमिलनाडु में। इसके अलावा राजस्थान में ही पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। और देखिए एंथ्रेसाइट कोयला है, ये भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, 1% से भी कम जो है एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला माना जाता है, पाया जाता है ना। एंथ्रेसाइट किस्म का जो है कोयला जो है वो कुछ विशेष क्षेत्रों में मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर का रियासी जिला वहां मिलता है इसका, है ना। गुजरात के एक दो छोटे छोटे इलाके वहां पे मिलता है ना। तो ये एंथ्रेसाइट किस्म का कोयला जो है ये नीली लौ के साथ जलता है, सबसे कम धुआं नहीं देता है और उच्च लौ के साथ और उच्च ताप प्रदान करता है, और जलने के बाद इससे राख नहीं बचती है ना। बिटुमिनस से राख बचती है और जलते समय थोड़ा बहुत धुआं देता है और इससे क्या है राख बचती है और जो है इससे वाष्पशील पदार्थ भी निकलते हैं। लिग्नाइट कोयले से धुआं अधिक निकलता है, लाल सी लौ के साथ जलता है, लाल और पीली लौ के साथ, है ना, और जलते समय धुआं अधिक देता है। पीट कोयला इसका निकृष्टतम रूप है, तो ये भी ऐसा ही है। तो देखिए ये हो गया आपका कोयले की जो मेन पॉइंट थे, उनको आपको जानना चाहिए था, वो मैंने आपको
बता दिए, परंतु अब क्या है इनका वितरण क्या है, जैसे ओडिशा सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, कहाँ पर भंडार है, ये मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये चीजें बतानी चाहिए कि किस राज्य में कोयला ज्यादा सबसे ज्यादा उत्पादित होता है, किसमें नहीं होता है ना। तो देखिए ये है कोयला, है ना। सबसे पहले जो है कोयले का निकालने का प्रयास कहाँ हुआ था, रानीगंज में हुआ था। वहां पर दो अंग्रेज थे जिनका नाम था समद और हिटलर। इन्होंने 1774 ईस्वी में सबसे पहले कोयले की खदान से रानीगंज से कोयला निकाला, झारखंड की रानीगंज की खदान से कोयला सबसे पहले निकालने का प्रयास किया था, है ना। तो ये सब देखिए कोयले के बारे में है, ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज है हाइड्रोकार्बन में, वो है खनिज तेल। देखिए खनिज तेल क्या है, देखिए इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, खनिज तेल को हम कहते हैं पेट्रोलियम। क्या कहते हैं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब यहाँ पे क्या होता है, पेट्रो, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, रॉक, रॉक यानी पत्थर। और ऑलियम, ऑलियम का मतलब होता है ऑयल, ऑयल यानी कि तेल, यानी पत्थर से जो तेल निकाला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। तो देखिए पेट्रोलियम क्या है, एक उच्च हाइड्रोकार्बन है जिससे खनिज तेल निकाला जाता है। और इसी खनिज तेल से देखिए जब हम परिष्कृत करते हैं तो परिष्कृत करते समय इसी खनिज तेल से कई प्रकार के जो है उत्पाद प्राप्त होते हैं, जिनमें से पेट्रोल भी एक है, जिसमें से एटीएफ, एयर ट्रैफिक फ्यूल, यानी कि वायुयान उड़ाने के लिए जो ईंधन होता है उसको एटीएफ कहते हैं। वो भी इसी निष्कर्षण की प्रक्रिया में जो आपका परिष्करण शालाओं में जो आपकी रिफाइनरीज होती है वहां पर इसको रिफाइन किया जाता है पेट्रोल कच्चे तेल को। तो उसमें से कई प्रकार की मिट्टी का तेल भी निकलता है, उसमें से मोम भी निकलता है, उसमें से एटीएफ भी निकलता है उसमें से, और डीजल भी उसी में से निकलता है। तो कई सारी चीजें उसी कच्चे तेल से ही प्राप्त होती हैं, है ना। तो भारत में आपको पता है कई सारी जो है रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिससे क्या है तेल को परिष्कृत किया जाता है। इसके लिए कई सारी जो है पाइपलाइंस बिछाई गई हैं खनिज तेल के लिए, है ना। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा खनिज तेल का उत्पादन है वो कहाँ होता है, वो आपका होता है मुंबई हाई में। मुंबई हाई कहाँ पर है, जो मुंबई है आपका समुद्र तट महाराष्ट्र, उसके अगर चले जाओ पश्चिम में तो समुद्र के अंदर जाके एक 74 किलोमीटर की दूरी पर एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या है ये मुंबई हाई क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ से देश का लगभग 55% जो है कच्चा तेल निकाला जाता है। इसके अलावा एक नवीन क्षेत्र और खोजा गया है वहां पर जो दक्षिण में वसीम में पड़ता है, उसी मुंबई हाईवे। इसके अलावा सबसे पहले जो तेल खोजा गया था वो असम में खोजा गया था, और असम में ही इसको वहां पर जो है जब वहां पर रेलवे ट्रैक पर जो क्या है रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था उस दौरान इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान इसकी खोज हुई थी। आपको बता दूं मैं उस कंपनी का नाम था असम रेलवे एंड ट्रैकिंग कंपनी, जो उस टाइम वहां पर जो है रेलवे लाइन डाल रही थी, है ना। तो सबसे पहले जो असम का एक क्षेत्र नहरपुंग 1866 में सबसे पहले वहां पर मिला था। इसके बाद क्रम से कई सारे क्षेत्र मिल गए, जैसे डिगबोई मिला, इसका नहर कटिया मिला, है ना। तो इसके बाद क्या दूध सागर है, तो कई सारे तेल के क्षेत्र ये मिले। इसके अलावा देखिए राजस्थान में भी तेल मिलता है, राजस्थान में भी आपको पता है कई सारी जगह है जहाँ पर तेल प्राप्त होता है ना। गुजरात में भी निकाला जाता है, गुजरात में भी देखिए क्या है अंकलेश्वर है, महसाणा है, कलोल है, ये सब गुजरात के तेल क्षेत्र है ना। राजस्थान में बाड़मेर है, बाड़मेर का एक बैतू एरिया है, बैतू वहां पर सबसे ज्यादा तेल निकाला जाता है ना। और खंबात की खाड़ी यूनियन क्षेत्र, अहमदाबाद कलोल क्षेत्र है ना। बम्बई हाई और वसीम तो है ही है। इसके बाद अलियाबेट द्वीप में भी निकाला जाता है, गुजरात में एक छोटा सा द्वीप है समुद्र में खाड़ी में, वहां पर उसको अलियाबेट द्वीप कहते हैं, वहां से निकाला जाता है ना। और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में क्या आपकी केजी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में से भी कुछ मात्रा में तेल निकाला जाता है। देखिए इसके अलावा फिर आपका जो अगला हाइड्रोकार्बन है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेल के साथ ही मिलती है, दोनों के क्षेत्र एक ही है। जो प्राकृतिक गैस है खनिज तेल के ऊपर तेल के कुओं में रहती है, पहले प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है, उसके बाद खनिज तेल को निकाला जाता है ना। तो देखिए ये खनिज तेल जो प्राप्त होता है ये अवसादी शिलाओं में जाकर के बैठ जाता है, और अवसादी शिलाओं में ही जो है सबसे ज्यादा खनिज तेल प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए जल विद्युत है, तो मैं जल विद्युत और ये आपको चारों को पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो कुछ भी कर कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप हमसे बाद में या कभी भी पूछ सकते हैं। आप उनको बता दीजिए कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको आपको क्लियर कर देंगे। तो ये है हमारा पॉइंट। और इसके बाद में आपको फिर केवल पीडीएफ, क्योंकि आप पिछली कक्षाओं में भी कोयले के बारे में, खनिज तेल के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में, जल विद्युत के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। आपको ऐसा तो नहीं है कि ये चीजें ना पढ़ चुके हो। तो मैं आपको प्रत्येक स्टेट का या प्रत्येक राज्य का जो है डिस्ट्रीब्यूशन में आपको या वर्णन आपको मैं कराता रहूं, तो ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ आगे और बढ़ना है। तो मैं आपको पहले इतना ही, और इसके अलावा मैं आपको इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो और कुछ जानना है स्टूडेंट्स तो बता देना आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।